पत्थर के ज़माने से एआई तक मैं खुशकिस्मत या बदकिस्मती से इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने एक ही ज़िंदगी में पत्थर के ज़माने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफ़र तय किया। मेरे माजी में क्या क्या हैरानकुन चीज़ें हैं और वाक़यात थी जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होगी, और इनकी जगह किस किस रवायात और टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली। इस सफ़र में आपको शामिल करना चाहता हूँ। मुमकिन है कि ये सब कुछ आपके लिए भी हैरानकुन हो। मसलन हमारे गांव शाह सरमस्त में बिजली नहीं थी। लोग रात के वक्त रोशनी के लिए सरसों के दिए जलाते या फिर लालटेन। घरों और दुकानों में दियों के लिए ताक बने होते थे। ये ईंटों की नीश होती थी जिसके अंदर एक या दो दिए रखे जाते थे। हम पंजाबी में से आला कहते थे। घरों में 3-4 किस्म के ताक होते थे। बिजली को दूध दूध को बिल्ली से बचाने के लिए इतना बड़ा ताक बनाया जाता है जिसमें कड़े हुए दूध की छोटी चाटी रखी जाती। सालन के लिए अलग ताक होते थे और गुड़ और शक्कर के लिए अलग, जबकि पीतल और तांबे के बर्तन और कुरान मजीद रखने के लिए लकड़ी की रंगीन शेड्स बनाई जाती, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में छतें कहते थे। इस ज़माने में हर घर के बड़े कमरे की दीवार पर दाएं बाएं छतियाँ होती थी और इन पर साफ सुथरे चमकदार बर्तन कतार में लगे होते थे। बर्तनों की तादाद और सफाई से घर की इमारत और औरत के सुगड़पन का अंदाज़ा था। ये बर्तन अमूमन औरत जेज़ में लेकर आती थी, चनाचे वो इनकी दिलो जान से हिफाजत करती। लोग बर्तनों से औरत के महके के मालो दौलत का अंदाज़ा करते थे। हर साल कुल्ली घर गाँव में आते और बांडे कुल्ली करा लो की आवाज़ें लगाते थे। औरतें दौड़कर इन्हें बुलाती, वो आकर सैन को छोटी सी आरती और छाप बना देते। इनके पास अपनी अंगीठी होती जिसे वो अड्डा कहते थे। वो लकड़ी का कोयला जलाकर अंगीठी जलाते, इस पर तांबे या पीतल के बर्तन रखकर इन्हें गर्म करते और फिर कंधे से जोले से कोई जादुई दांत की पत्तरी निकालते और इसे अंगीठी पर गर्म करने लगते। वो दांत बहुत जल्द पिघल जाती। उस पिघली हुई दांत को बर्तन के बाहर और अंदर लगाकर इसे रगड़ना शुरू करते। यूं बर्तन सोने की तरह चमकने लगते। औरतें आखिर में बतूरे मावसा गंदम दाल या फिर तिल देती और सलाम करके अगले घर की तरफ रवाना हो जाते, जहाँ औरतें अपने सहनों वेड़े में इनका इंतज़ार कर रही होती। रईस और बड़े जिम्मेदार की लड़कियाँ जेज में सोने के चम्मच, इन्हें हम पंजाबी में काशिक कहते हैं। मुझे मुद्दतों बाद मालूम काशिक अज़बैक ज़ुबान का लफ्ज़ और आज भी इसे उज़्बेकिस्तान में काशिक ही कहा जाता है। चांदी के बर्तन देते, जबकि इन्हें 2-3 भैंस और दर्जनों खेस और गांव के तमाम कमियों के लिए कपड़े भी देकर भिजवाया जाता। हम कपड़ों को जोड़ा कहते हैं। इसकी वजह कपड़े के 2 पीस शानी के तय बंद और धोती के साथ कुर्ता होता था। पंजाबी ज़ुबान में जोड़े का मतलब होता है 2 या फिर डबल। रईस औरतों का जेज़ और कमियों के जोड़े मुद्दों तक याद रखे जाते हैं। लोग हर शाम इनका जिक्र करते। ललटेन मेरी याददाश्त की पहली मशीन थी। हमारे घर में 4 ललटेनें थी। 3 मेरे दादा शहर से खरीद के लाए थे, जबकि चौथी मेरी दादा को जेज़ में मिली थी। ये क्रोनसीन ऑयल से चलती है। हम इसे मिट्टी का तेल कहते हैं। ललटेन के 5 हिस्से होते हैं। इसके पैंदे में तेल स्टोर होता है। इसके ऊपर लोहे का ढक्कन होता है। इससे ऊपर गोल शीशा होता है। ये लोग को हवा से बचाने के लिए होता था। इसके ऊपर इसकी चमनी होती है। इसमें सुराख होते ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके और रोशनी जलती रहे। इससे ऊपर लोहे की हुक होती थी जिसको खींच के शीशे से अलग हो जाता है। ललटेन की बत्ती को ट्रम करना आसान हो जाए। बत्ती बारीक सूत के धागों की गुच्छा होती है। इसे आँख टाइप के सुराख से गुजार कर ललटेन के पैंदे में तेल तक पहुँचाया जाता है। तेल बत्ती के ऊपर आ जाते हैं। इसे माचिस के जरिए आग लगा दी जाती है। फिर ऊपर से खींच कर शीशे को एडजस्ट किया जाता है। फिर हुक छोड़ दी जाती है जिसके बाद शीशा टाइट हो जाता है। ललटेन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसके ऊपर लोहे की तारें लगी होती थी। मगरिब के बाद ललटेन जला दी जाती है और इसकी रोशनी में बिस्तर में लगते थे और ख़वातीन बर्तन समेटती। ये आधे घंटे का खेल होता है। इसके बाद ललटेन की हुक खींच कर शीशे के ऊपर थोड़ा सा गैप पैदा किया जाए, फिर फूंक मारकर बत्ती बुझा दी जाती है जिसके बाद पूरा गांव सो जाता है। बत्ती बुझने का मतलब दिन का एहतमाम होता था। ललटेन की बत्ती का दूसरे तीसरे दिन कैंची से काट कर रिफ्रेश किया जाता। औरतें और मर्द जब तक ललटेन की बत्ती आसानी से काट लेती या वो एक फूंक से इसे बुझा लेते, इस वक्त तक इन्हें जवान और सेहतमंद समझा। लेकिन जो ही इन्हें ललटेन की बत्ती तलाश करने या फिर सुई में धागा डालने में दिक्कत महसूस होती, ये ऐलान कर दिया जाता कि इनकी आंखों का नूर कम होकर अब इनकी आंखें बननी चाहिए। लोग काले मोतियों को नूर का चला जाना समझते थे, जबकि फूंक से बत्ती न बुझाने वालों को फेफड़ों की कमज़ोरी समझा जाता है, जिसके बाद इन्हें आराम करने का मशवरा दिया। ललटेन के शीशे कार्बन की वजह से हर रात स्याह होते थे, लिहाजा दिन के वक्त बुजुर्ग मर्द और औरतें इन्हें धकेल कर मलमल के सफ़ेद कपड़े से साफ करते थे, जिसके बाद शीशों को सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। इस ज़माने में ललटेन की पूरी इंडस्ट्री होती थी।
दुकानों से नई बत्तियां भी मिलती थी, शीशे भी और मिट्टी का तेल भी। लैल्टेन ठीक करने वाले भी होते और इनसे वक्त लेना इतनी मुश्किल जितना आज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के टाइम लेना है। मुझे मुद्दतों बाद पता चला कि लैल्टेन का असल नाम लैल्टेन है। इसे अंग्रेज़ हिंदुस्तान में लेकर आए थे। इसे अमेरिका की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और बर्मा शेल ने हिंदुस्तान में मुतारफ़ कराया था। ये मट्टी का ऑयल सप्लाई करती है। सबसे पहले सरकारी दफ्तरों घरों में इस्तेमाल होती है। हिंदुस्तान में ओगली ग्लास वर्क की पहली कंपनी जिसने बम्बई में लैल्टेन बनाई और बेचनी शुरू की। इसका मशहूर ब्रांड पर ओबार करता। मेरी दादी को जेस में पर ओबार लैल्टेन मिली थी। ये पूरी ज़िंदगी इनके पास रही। इनके इंतकाल के बाद हमें एक लाला कज़न ने, जिन्हें हम ये कहते थे कि तमाम बर्तन खेस लैल्टेनें बेच दी, जिसका मैं आज भी बहुत अफसोस। जबकि दूसरी 3 लैल्टेनें जर्मन थी, वज़न में बहुत हल्की थी। इनमें से 2 हम खारी और लाला मूसा में इस्तेमाल करते, फिर वो चुपचाप वाक़यातों ज़ाया हो गए। हिंदुस्तान में सुर्ख रंग को लाल कहा जाता। अंग्रेज़ ने लैल्टेन सबसे पहले रेलवे में इस्तेमाल की। ये ट्रेन स्टेशन पर ऊंचे खंभे पर लगाई जाती है, जिसके सामने सुर्ख शीशा होता है। ये रेड सिग्नल, जिसका मतलब है कि ट्रेन और ये लहजा पटरी क्रॉस न करें। लोगों ने सुर्ख रंग की वजह से लैल्टेन को लाल ट्रेन कहना शुरू। हम में से ज़्यादातर ट्रेन भी नहीं बोल सकते, लिहाजा ये लाल ट्रेन से लाल टेन होगा। यूँ पूरा लफ्ज़ आज भी इसे लालटेन ही कहते हैं। लगते लालटेन मिडिल क्लास की मशीन थी, जबकि गरीब लोग सरसों के तेल जलाते, ये ताकों में रखते, हवा से बुझे रहते। लालटेन टूटने से बचाने के ताक या फिर छत्तियों में रख दी जाती। मेरा पूरा बचपन इन लालटेनों और दियों के साथ गुजरा। हमारी ताक इन कार्बन की वजह से काले होते, इन्हें साफ करना नुक्सा समझा जाता। आप आज भी अगर तकसीम से पहले की इमारतें देखें तो आपको इनमें ताक भी मिलेंगे। वो सहाबियों के कार्बन साफ नहीं होती, ये इमारतों के साथ ही जाती है, चनाचे आज भी इमारतों के गिरने का इंतज़ार कर रही है। मेरी दूसरी यादाश्त ओपले दोबारा से आई माजरे। इन्हें पाथियाँ कहते, जबकि हम थापियाँ कहते। ये भैंसों की शेड की पैदावार होती। भैंसों का बड़ा गोबर इकट्ठा किया जाता है। घरों की औरतें अपने हाथों से इनके केक से बनाकर गली की दीवारों पर चिपका दी। ये सूरज और हवा में सूख जाती तो इन्हें उतार लिए जाते, इन्हें जलाकर खाना पकाया जाता था। भैंसों की शीट गोया कहलाती थी। मेरा पूरा बचपन गोवा देखते और इनकी पाथियों में खाना पकते गुजरा। फिर हर घर में पाथियों का बालन का कमरा था। इसकी एक साइड पर पाथियों, जबकि दूसरी साइड पर कुछ लकड़ियों का ढेर होता। ये बालन कहलाता। औरतें जी जॉन से इसकी हिफाजत करती। गोया थापियों औरतों का काम था, जबकि खुश्क लड़कियाँ और झाड़ियाँ काट कर लाना मर्दों की जिम्मेदारी थी। लोग शाम के वक्त डंगरों को वापस लाते। लकड़ियाँ और कुछ झाड़ियाँ भी गद्दों पर बांध कर ले आते। औरतें बालन के कमरे में संभाल देती। दूध सारा दिन ओपलों की हल्की आंच पर पकता रहा, जिससे इसके ऊपर हल्के ब्राउन रंग की मलाई की मोटी तय जम जाती। मैंने आज तक इससे ज़्यादा लजीज कोई चीज़ नहीं चखी। मेरी दादी इसका टुकड़ा काट कर मुझे देती और मैं रात की बासी रोटी के साथ इससे खाता था। आप यकीन करें, मैंने अगली ज़िंदगी में सैकड़ों किस्म के खाने खाए, लेकिन वो खुदा इस मलाई और इस बासी रोटी का जायका मुझे दुनिया के किसी दूसरे दस्तरखान टेबल पर नसीब नहीं होना था। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें।